स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग वेक्टर का स्टडी कर रहे हैं, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज वेक्टर में हम लोग तीसरा क्लास करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास किए हैं, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट, फार्मूला और बहुत सारे लॉजिक सीखने को आपको मिला होगा। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि जाकर उन्हें देख लीजिएगा। उनका लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको हम लिंक भेज देंगे। और लाइव क्लास के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लाइव क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वेक्टर को 11th में आप अच्छा से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज का टॉपिक देखिए क्या है। आज का टॉपिक है पोजीशन वेक्टर, जिसके बारे में पिछले क्लास में पूरा टाइम निकला था। पोजीशन वेक्टर हिंदी क्या होता है? स्थिति सदिश। कमेंट पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। यहाँ पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा उसके बारे में जानना है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में, मैंने कहने मतलब कि कुछ कम वर्ड में, वेक्टर ज्वाइनिंग क्या चीज़? 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को मिला रहा है तो उस वेक्टर को कैसे लिखेंगे ये चीज़ सीखना है। पहले ये तरीका क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का वेक्टर कैसे लिखेंगे हमें जानना है हमको, ठीक है ना। यहाँ देखिए, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले इसी सदिश को कैसे लिखा जाएगा यही समझना है। तो आपको हम बताए थे इसके पहले। यहाँ देखिए 3D में, 3D का जो बनाए थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसी में कि यहाँ देखिए ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका z। x y z अगर यहाँ रखते हैं x तो यहाँ y आएगा, यहाँ z आएगा। मतलब इस प्रकार एंटी क्लॉक क्या होगा, मूव करता है। दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन हो गया, ये बात समझ रहे ना। अच्छा, इस साइड में y के अलोंग क्या रखते हैं, j रखते हैं। x के अलोंग क्या होता है, x के अलोंग होता है आपका i कैप और जेड के लॉन्ग के कैप रखते हैं। ये बात आपको हम कल बताए थे क्लास में। अब एक बात सुनिए, यहाँ पे हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 z1, राइट। इस पॉइंट को q ले लेते हैं, q। तो क्या होगा, x2 y2 z2, ठीक है, PQ। और इसको मिला देते हैं, ठीक है ना। यही तो हो गया ना कि P से Q को मिलाने वाली जो वेक्टर रेखा है यहाँ पे, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पॉइंट P है, Q है, तो ये PQ वेक्टर कैसे लिखाएगा। वास्तव में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जो PQ वेक्टर है कैसे लिखेंगे P से Q की ओर, यही जानना चाहते हैं हम लोग। तो हम इसको बता रहे हैं आपको पूरा कंसेप्ट के साथ में डीपली। यहाँ देखिए, यहाँ इसको मिला देंगे ओरिजिन से, क्योंकि बिना ओरिजिन से मिलाए पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइंड होगा। बात समझ रहे ना। एक तो बात क्लियर है यहाँ पे कि जो बात है उसको समझिए कि ये O से P OP वेक्टर है, राइट। ये आपका O से Q OQ वेक्टर है और हम P से Q चाहते हैं। ये बात क्लियर है। अब थोड़ा सा सुनिए बात को बढ़िया से। ये मिलाए हैं, बस डार्क आपको दिखेगा, मतलब कि थोड़ा सा भद्दा दिखेगा। मिला दीजिए और ऐसे। चलिए यहाँ देखिए, सिंपल सी बात समझिए। लिखेंगे इन, यहाँ देखिए पहले लिखेंगे OP क्या हो जाएगा, OP वेक्टर क्या होगा बोलिए। OP क्या होगा, तो बताए थे ना कि पॉइंट अगर x y z दिया है कैसे लिखते हैं हम इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में, x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब x1
y1 z1 देखा था क्या होगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पॉइंट से कैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, इसको पिछले क्लास में खूब बढ़िया एग्जांपल दे के हम समझाए थे। तो ये क्या हो जाएगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा, ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू ये भी हो जाएगा, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। क्लियर। अब यहाँ पे समझिए, लिखेंगे इन, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, ओ पी क्यू, बस समझिए एक त्रिभुज है। हम बताए थे कि देखिए कौन कौन साइड एक साथ जा रहा है, एक दिशा में जा रहा है, ओ पी प्लस पी क्यू जा रहा है ना। इसका दिशा क्या है, उल्टा है, डायरेक्शन उल्टा है, मैंने ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जानते हैं, ऐसे आना चाहिए ना, लेकिन करेंगे मैं जाऊंगा इधर। तो जब इधर जाएगा ये, आप बताइए थोड़ा सा, तो यही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, यही ना इसका दोनों का जोगफल कहलाएगा। तो ट्रायंगल रूल के अनुसार क्या हो जाएगा बुआ, ओ पी प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू, है कि नहीं। तो हमको क्या चाहिए था, हमको पी क्यू चाहिए था, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, वेक्टर पी क्यू बराबर क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, यही तो होगा ना, ओ क्यू माइनस ओ पी, यही होगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यही तो होगा। अब बोलिए दिक्कत है तो बताते हैं बात को, बात समझ गए ना। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे पी क्यू ठीक है, ओ क्यू कितना, इतना है, इसमें से क्या होगा, ओपी घटेगा, ही घटेगा, तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1, घटाओ कल बताए थे ना, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यही निकल गया आपका शानदार प्यारा सा वेक्टर। क्या चीज़, एक सेकेंड, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, यहाँ से यहाँ लिखिए पी क्यू, यही निकल गया ना, यही मिल गया आपका फार्मूला। तो अब इसको हम सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में इसको हम बताते हैं, ये फार्मूला हो गया, यही फार्मूला आपको चाहिए था। बस अब बात क्या है उसको समझिए, ये फार्मूला चाहिए था आपको, इसे एग्जाम्पल देंगे ना, मज़ा आएगा। चलिए फटाफट देखते चलिए। तो मतलब हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट देखा हमने, यहाँ देखिए क्या रिजल्ट देखा हमने ये कि अगर यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक वेक्टर, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1 है, ठीक है, और एक दूसरा क्या है, b है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, ठीक है, ये है। तो अब जो बात है समझिए बढ़िया से, क्या है कि यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ पे वेक्टर ए बी क्या होगा, लिखेंगे पी वी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बाद वाला माइनस पी वी माने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एक बात यह लिख लेंगे हम लोग, इसको यूज करने वाले आगे इसलिए बता रहे हैं। और ए बी बराबर क्या होगा, तो इसके पोजीशन वेक्टर में से घटाएंगे ये, तो x2 माइनस x1, बाद वाला माइनस पहले वाला, यहाँ लिखेंगे आई कैप प्लस बाद वाला माइनस पहले वाला, यहाँ लिखेंगे जे कैप प्लस बाद वाला माइनस पहले वाला। क्लियर, ये हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे के कैप, है कि नहीं है। बस यही तो फार्मूला हुआ। अब एक सिंपल सा जो लॉजिक है उसको समझिए, यही फार्मूला हुआ, ऐसे दिया रहेगा, बना लेना है आपको। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ए का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, -2 1 2 एंड
बी का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 1 6, ये दिया गया है। ये बात समझ में आना चाहिए आपको। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, हिंदी तो समझ लीजिए ना। स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। स्थिति सदिश ज्ञात करना है, ज्वाइन क्या लिखे हैं, ज्वाइनिंग लिखना चाहिए, सॉरी, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो कौन सा, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपका ए हो गया यहाँ पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 1 2। सोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और ये बी कितना हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, लेकिन यूज तो इतना ज़्यादा है इसका कि मज़ा आएगा। अगर नहीं समझेंगे तो क्यों मज़ा आएगा, ये टेंशन होगा। चलिए उल्टा बात है, टेंशन से मज़ा किसको आता है। यहाँ बात यह है कि समझना काफ़ी ज़रूरी है और इसका बहुत यूज है क्वेश्चन को सोल्व करने में। ये हो गया ना। तो ए बी को कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंपल तरीका, 2 माइनस 2 ऐसे, यहाँ आई कैप प्लस -1 जे कैप प्लस 6 - 2 के कैप, है ना। तो क्या मिल जाएगा, ये 2 2 4 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस 4 के कैप, है कि नहीं है। और यही क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ए बी निकालने आपको आ जाएगा ना, है कि नहीं आएगा। अच्छा बताइए, यहीं से अगर आपसे कहता कि ए बी का मैग्नीट्यूड बताइए तो क्या करते आप, मैग्नीट्यूड कैसे बताए थे कल हम, 4 का स्क्वायर कर देंगे, इस -2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इस 4 का स्क्वायर कर देंगे, रूट कर देंगे। 4 इसका 16 हो जाएगा, 16 4 20 20 और 16 36, 36 का 6 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ये पूछेगा तो आपको क्या दिक्कत है, आप तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हो गए ना आप। चलिए पोजीशन वेक्टर पे इतना से काम नहीं चलेगा, और ये बातें समझते हैं और भी क्वेश्चन से कंसेप्ट को करते हैं क्लियर। एक बार क्वेश्चन बन जाएगा, एनसीईआरटी के बुक्स या कोई बुक्स हो आपसे बनना शुरू हो जाएगा। सो सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहाँ पे फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ क्या चीज, ऑफ ए वेक्टर, एक सेकंड रुक जाइएगा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, सेम टू सेम वही पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट्स उसी तरह से लेते हैं पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स है, ए में लेते हैं 3 है, 2 है, 4 है, एंड बी का लेते हैं 6 4 7, ये है। कह रहे कि फाइंड द, निकालें प्राप्त करें, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, अदिश और सदिश घटक निकालें। हिंदी समझिए तो भाई, कॉपी कलम है तो लिख लीजिए ना। जब भी पढ़ने बैठिए मेरे क्लास में तो कॉपी कलम निकाल कर बैठिए। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इतना एंड इतना, दोनों पॉइंट को जो मिला रही है वेक्टर, उसके अदिश घटक और सदिश घटक, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट क्या है बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है, समझिए मजा आएगा। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, क्या है 3 2 4, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6 4 7, यही है ना। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे ए बी वेक्टर का मान क्या होगा, ए बी वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा 6 - 3 आई के प्लस 4 - 2 जे के प्लस 7 - 4 के कैप। क्लियर।
तो ये क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यह मिल गया आपका ए बी। क्लियर, ये मिल गया आपका, मिल गया ना। अब लिखेंगे इसलिए पहला स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स आर। स्केलर कंपोनेंट क्या है बोलिए, स्केलर कंपोनेंट क्या है? तो देखिए कौन कौन है स्केलर कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा आपको 3, 2, 3 एंड वेक्टर कंपोनेंट सदिश घटक कौन है? आर। तो देखिए यही होगा 3i कैप 2j कैप एंड 3k कैप। ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट, ये हो गया स्केलर कंपोनेंट, और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर बन गया। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले इस पे जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में हम क्या चाह रहे हैं, है ना, तो जाके मज़ा आएगा, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत हुई है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट को क्लियर करेगा। मेरा अपना मानना है कि जो भी टॉपिक पढ़ाएं उस टॉपिक पर जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं, उनको आपके साथ शेयर करें, बात को क्लियर करें, तब अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन की राइट, लिखें, समझिए राइट माने लिखें, द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को लिखें इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज? तो देखिए किसके डायरेक्शन में लिखना है हमको, डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, वेयर P and Q are the points 1, 3, 0 and 4, 5, 6। ये रहेगा, ये पॉइंट्स P और Q का कोऑर्डिनेट है। वेयर P and Q आर द पॉइंट्स, मतलब कि ये दिया गया है। तो यूनिट वेक्टर लिखना है, कितना आसान है, समझिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे P लिख देंगे, P का कोऑर्डिनेट लिख देंगे यहाँ पे 1, 3, 0। Q का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 5, 6, राइट। तो यहाँ पे पी क्यू कैसे लिखेंगे, पी क्यू वैक्टर बराबर क्या होगा, यहाँ से ना लिख के तो नीचे लिखते हैं। पी क्यू वैक्टर बराबर क्या होगा बोलिए, 4 - 1 आई कैप प्लस 5 - 3 जे कैप प्लस 6 - 0 दिस इज के कैप। चलिए 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, है ना, ये क्लियर। देयरफॉर पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलिए, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखा जाए तो 9 और 4 13 6 36, 36 का कितना होगा 36 और 13 49, 49 का कितना होगा 7 होगा। मैग्नीट्यूड मिल गया 7। अब लिखेंगे नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग, या क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर, यहीं से देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, तो पी क्यू लिख देंगे वेक्टर बाय पी क्यू का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, पी क्यू कितना हो जाएगा,
तो 3i कैप यही तो है ना, PQ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप बाई मैग्नीट्यूड कितना है 7 है। आंसर कितना होगा 3/7i कैप 2/7j कैप प्लस 6/7k कैप। और यही क्या हो गया आपका शानदार प्यारा सा आंसर हो गया। समझ रहे ना। तो क्वेश्चन क्या करता है, राइट द यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर के लिए क्या बताया था हमने कंसेप्ट, देखिएगा पहले में कि अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर ए है तो उसको कैसे लिखते हैं, इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, ए कैप से लिखते हैं। ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए बाई उसका मैग्नीट्यूड, ये तो पढ़े होंगे फिजिक्स में भी, ये होता है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर, पॉइंट दिया गया है पी और क्यू दिया गया है, तो पी क्यू के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इकाई सदिश क्या होगा, तो ऐसे निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं किताब में आपके एनसीईआरटी बुक में, सो टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को क्या कह रहा है। कंसेप्ट, हर कंसेप्ट को समझ कर आपको कदम बढ़ाना है, आगे काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ सकता है अगर नहीं समझते हैं बात को तो, राइट। तो इस तरह से आप मतलब कि बात को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला टॉपिक रखते हैं हम लोग, प्यारा सा टॉपिक है, देखिए क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन, ऐसे डायरेक्शन कोसाइन देखिए क्या है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बिल्कुल बात को समझने का प्रयास करना है, हल्ला गोली से कुछ नहीं होता है, बस दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। और दिमाग क्या लगाना है, बस शांति से क्लास से मेरे बने रहिए, वो हर चीज़ सिखा देंगे जो आप कभी नहीं सोचे थे। अच्छा चीज़ खराब चीज़ थोड़ा सिखाते हैं आपको। लड़का सब है बहुत बदमाशी करता है, देखिए हंस रहा है कैसे। चलिए यहाँ पे वो है, तो एक लाइन ऐसे है, यहाँ पे लाइन है, लाइन खींच दीजिए आप, ये एक लाइन है, चलिए इसका नाम रख लेते हैं पी है। चलिए तो हो क्या रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो है अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बेचारा बना रहा है बीटा, और जेड के साथ बना रहा है गामा एंगल। कितना बना रहा है, गामा एंगल। पॉजिटिव डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे तो इस बात को लिखेंगे हम लोग, लिखना जरूरी है क्या, इफ बड़ा ही लीजिए ना, यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है, इफ अ लाइन मैक्स एंगल्स, डिफिनेशन से दिखाते हैं कि रहेगा आपके पास तो समझ में आएगा, एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स एक्सिस साथ अल्फा, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली क्रमशः हिंदी होता है। मतलब कि यहाँ पे मतलब क्या हुआ इसका कि इफ अ लाइन, कोई लाइन है जैसे ओपी लाइन है जो मैक्स एंगल बनाता है, मैक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बना रहा है। बात समझ गए ना। इन पॉजिटिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली के साथ लिखिएगा, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बोले थे ना पॉजिटिव डायरेक्शन की बात हो रही है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। देन कॉस अल्फा का मान निकालेंगे, कॉस बीटा का मान निकालेंगे एंड कॉस गामा का मान निकालेंगे। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड, इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में हम लोग डीसी, क्या लिख सकते हैं, डीसीज। डीसीज का मतलब था डायरेक्शन कोसाइंस,
कॉल्ड डिसीज ऑफ दैट लाइन। हिंदी समझाएंगे, लिखाएंगे, लिख लीजिएगा। कह रहे कि यदि कोई रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ में अल्फा, बीटा और गामा कोण, फिर सुनिए, यदि कोई रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ में धनात्मक दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है या बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोज्या कहा जाता है। इसका हिंदी क्या होता है? दिक् कोज्या। क्या होता है हिंदी इसका? दिक् कोज्या कहा जाता है, राइट। और लिखेंगे यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाई एल, एम एंड एन। तो इसलिए एल का मान क्या हो गया? कॉस अल्फा हो गया। एम का मान क्या हो गया? कॉस बीटा हो गया। और एन का मान क्या हो गया? कॉस गामा हो गया। यही ना हुआ है कि नहीं है? कॉस गामा हो गया, राइट। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर बात है ना? अब देखिए, क्लियर बात हो गया आपको। अब यहाँ पर भी लॉजिक है कुछ, उस लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए। कुछ क्वेश्चन तो कराएंगे हम बाद में, लेकिन पहले लॉजिक समझिए कि लॉजिक ये है कि इस बात को समझिए कि डायरेक्शन जो है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल बन रहा है। एक्स के साथ हमेशा अल्फा आता है, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, इस बात का याद रखिएगा। और एल, एम, एन हमेशा एल, एम, एन ही दिया जाएगा, ये पॉपुलर नेम है। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन करके हम लोग और लॉजिक क्लियर करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? फाइंड द क्या चीज? डिसीज, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, ऑफ ए लाइन, एक रेखा का। कौन सा रेखा? विच मेक्स एन एंगल, विच मेक्स एन एंगल, मेक्स एंगल्स लिखिए, नॉट एंगल्स। बहुत सारे कौन बनाता है ना, बहुत सारे का मतलब 3 गो कम से कम। मेक्स एंगल्स क्या क्या? कितना कितना बना रहा है? 90 डिग्री, राइट। 135 डिग्री, ये भी चलेगा, एंड 45 डिग्री, इतना बना रहा है। चलिए विद, पूरा क्वेश्चन करते हैं। विद क्या बोलते हैं? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, नियामक अक्षों के साथ में धनात्मक दिशा में 90, 135 और खाली 45 डिग्री का कोण बनाता है लाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? दिक् कोज्या क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। गिवन दिया है, अल्फा का मान क्या हो जाएगा? ये होगा अल्फा का मान 90 डिग्री। बीटा का मान क्या होगा? 135 डिग्री। गामा का मान क्या होगा? 45 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे, नाउ एल का मान क्या होता है? एल का मान क्या होता है? कॉस अल्फा, मतलब कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होगा? 0 हो गया। एम का मान क्या होता है? कॉस बीटा। कॉस बीटा का मतलब कॉस 135, मतलब क्या हुआ? कॉस, और क्या हो गया? 180 में से 45 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 45 होगा, जो आखिर कर देगा -1/√2। ठीक है। एंड एन का मान क्या होगा? कॉस गामा, मतलब कॉस 45, ये भी देगा 1/√2। तो इसलिए देयरफॉर डिसीज आर 0 -1/√2, और ये क्या हो जाएगा? 1/√2। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ऐसे निकालते हैं हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात को समझते हैं। यहाँ देखिए,
बहुत सारी बातें हैं इसमें, लिखेंगे इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी समझते हैं बढ़िया से, अच्छा से। यहाँ देखिए पहला बात यह है कि एल स्क्वायर हमेशा पूछता है प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका मान पूरा का पूरा 1 के बराबर होता है। बहुत सुपर है ये। दूसरा देखिए, दूसरा है यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। एल का एम का एन का मान रखती है। अच्छा, लेकिन याद रखिएगा जब ये बात आएगी साइन में, ऑब्जेक्टिव तो यही पूछता है ना, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर, ये 1 नहीं होता है, क्या होता है? 2 होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तीन वो चीज़ें जो है ये काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। क्लियर? क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फाइंड द, किताब का ही क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन मेक्स एंगल्स, क्या चीज? मेक्स इक्वल एंगल्स, मेक्स इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए कह रहे कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए एक लाइन का, मेक्स इक्वल एंगल्स जो समान कोण बनाता है, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस यमक अक्षों के साथ में। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, लेट माने माना एंगल्स आर, माना कि कोण क्या क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा। सिंस अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, देयरफॉर कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस गामा। क्लियर बात है ना? एंगल बराबर तो वैल्यू बराबर होगा। अब लिखेंगे सिंस, देयरफॉर ये हो जाएगा सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर होता है 1। तो अब क्या होगा देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके बदला भी क्या लिखेंगे? इसके बदला लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके बदला भी क्या लिखेंगे? इसके बदला भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो अब जो हो गया ना यहाँ पे 1 1 1 3 बराबर 1। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा? 1/3 होगा। तो इसलिए कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 1/√3, रूट कर देंगे ना, ऐसा हो जाएगा नहीं होगा? चलिए तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, देयरफॉर सबका मान तो बराबर हो गया, कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा बराबर प्लस माइनस 1/√3। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए डीसीज आर क्या हो गया? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालते हैं। अब इसे ही एक और वर्ड आता है डायरेक्शन रेशियोज, उसको समझते हैं बढ़िया से।
अब हेडिंग बनाइएगा आप लोग, डायरेक्शन, क्या चीज़, डायरेक्शन रेशियोज। क्या है, तो दिक् अनुपात हिंदी होता है, दिक् अनुपात हिंदी होता है इसका। डायरेक्शन रेशियोज का हिंदी क्या होता है, दिक् अनुपात हिंदी होता है, राइट। तो सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करे क्या, इफ एल एम एंड एन आर डीसीज ऑफ ए लाइन। एक लाइन का क्या है, डीसीज है, डायरेक्शन कोसाइंस है, एंड ऐसा हो कि ये हो जाए एल बाई ए बराबर एम बाई बी बराबर एन बाई सी, इस प्रकार हो, देन तब ए बी एंड सी इस प्रकार रेशियो में हो जाए। तो इस ए बी सी जो है ना, ए बी सी, इसी को बोलते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, डी रेशियो जो बोलते हैं। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो उसके प्रोपोर्शन में, उसके समानुपाती क्या हो जाए, कोई संख्या हो जाए जैसे ए बी सी, उसी ए बी सी को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, दिक् अनुपात बोलेंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे एक बात समझते हैं, और इफ आर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना, ये क्या है आपका, ये पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन, पीवी ऑफ पॉइंट, मतलब ए बी सी एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर है। देन ए बी एंड सी को क्या बोलते हैं हम लोग, डी रेशियो जो बोलते हैं। क्लियर। जैसे एग्जांपल यहाँ लेंगे हम लोग कि आर बराबर मान लीजिए दिया गया है क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 या 6k कैप, इसलिए डी रेशियोज क्या हो जाएगा, डी रेशियोज क्या हो जाएगा, आर डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3,2,6, ये क्या कहलाएगा आपका, डायरेक्शन और रेशियोज कहला जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर। अब कुछ और बातें उसको समझिए, देखिए यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ लिखिएगा, देखिए डी कोसाइंस एंड डी रेशियोज, डी रेशियोज क्या करना है, हम लोग को रिलेशन बनाना है। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है समझिए। देखिए डी कोसाइंस क्या है, एल कोमा एम कोमा एन। डी रेशियोज क्या है, डी रेशियोज क्या है, देखिए ए बी एंड सी ये दिया गया है। तो इनमें एक संबंध क्या बनता है कि एल का जो वैल्यू होता है ना, वह ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आता है। एम का वैल्यू क्या होता है, बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है। एन बाई एन बराबर सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मतलब एक लॉजिकली एक डिफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल लिखेंगे हम, डिफिनेशन नहीं रिलेशन हो गया। फाइंड द डिसीज ऑफ डिसीज इफ डी रेशियोज आर, क्या किया 3, 2 एंड 6, ये डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में a बराबर 3 है, b बराबर 2 है, c बराबर 6 है, इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट कितना होगा। चलिए
3 का स्क्वायर 9 और 4 13, 6 36 7 आएगा। तो इसलिए एल बराबर क्या होगा 3/7, एम बराबर क्या होगा 2/7, एन बराबर क्या होगा 6/7, और यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग एक एक चीज़ समझ सकते हैं और बात को समझकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक और टॉपिक है जिसको आप मतलब कि समझकर आगे काम कर सकते हैं, उसको समझ लीजिए क्या है। यहाँ देखिए कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन के तौर पर समझिए, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर लाइन ऑफ द वेक्टर ए बराबर दिया है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कंफर्म करना है। चलिए सॉल्यूशन देखिए। वेक्टर ए बराबर क्या है 5i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पे इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 5, बी बराबर क्या हो जाएगा 3, सी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ना होगा यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी रेशियो हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब लिखेंगे इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। चलिए 25 और 9 34 और 16 50 रूट अंडर 50, मतलब करेंगे तो 2√5 सॉरी 5√2 आएगा, 5√2। क्लियर। ये आपका क्या हो गया सब, ये हो गया आपका डी डायरेक्शन रेशियोज हो गया है। इसलिए एल का मान क्या होगा 5/5√2 बराबर 1/√2, एम बराबर 3/5√2, एन बराबर 4/5√2। यही सब क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर। ये सब क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड, अब देखिए जब टॉपिक छेड़ दिया है हम तो इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ना किसे, क्योंकि फिर कल भी सोचा जाएगा इस पर। ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है ना, समझ रहे ना बात को बढ़िया से, ऐसे नहीं करना है हम लोगों को। क्लियर। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, हेडिंग बना दीजिएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन joining 2 points. डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब कि ये जो कह रहा है क्या कि ऐसे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और z1 है, राइट। दूसरा पॉइंट है क्या x2 y2 z2 है। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस देखिए इसमें ए बी का वेक्टर ए बी कैसे लिखेंगे हम लोग बताइए। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये ना होगा। इसलिए देखिए ये क्या हो गया, एक के बराबर हो गया, ये बराबर क्या हो गया x2 माइनस x1, बी बराबर क्या हो गया y2
माइनस y1 सी बराबर क्या हो गया z2 माइनस z1। पोजीशन वेक्टर लिखना सिखा दिया था शुरू में ऐसे ही, और देखिए अंश संयोग से इसी चीज़ से होने जा रहा है, तो ये निकाल लेंगे हम लोग। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है ए, तो ए का पॉइंट कितना है, मान चलिए 3 4 7। बी दे दिया है, बी का पॉइंट कितना है जो 4 5 6। तो लिखेंगे इसलिए डायरेक्ट डी आर्स ऑफ ए बी का डी आर बोलिए क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1, इस लिखेंगे आर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 7 कितना होगा माइनस 1 होगा। डायरेक्शन क्या हो गया रेशियोज हो गया। अच्छा डीसी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, डीसी निकालना तो क्या करेंगे, इसका रूट करके कहने का मतलब क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, रूट कर देंगे, तो क्या निकलेगा √3 निकलेगा। तो अब एल का मान क्या होगा 1/√3, 1/√3, एम का मान हो जाएगा और एन का मान क्या हो जाएगा -1/√3 ये हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बात समझिए कॉमन सेंस थी, इसलिए इसे बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप बना सकते हैं। यह क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास सेक्शन फार्मूला से शुरू होगा, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अच्छा से आप लोग बात को समझकर एक एक चीज़ को आगे बढ़ाइए, स्टडी कीजिए बढ़िया से और नॉलेजियस बनिए, मेरिट काफ़ी काम देगा आगे चल के। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।